हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। अच्छा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। और मेरा नाम है अरविंद और मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। ए नंबर लॉर्ड लिटन ए नंबर सही है कि बी नंबर सही है, लॉर्ड रिपन सही है कि लॉर्ड मेयो सही है, सी नंबर सही हो जाएगा कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक सही है, डी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, लॉर्ड रिटन है कि रिपन है कि लॉर्ड मेयो है। तो पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो पहली बार जनगणना की बात की जा रही है। ये 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। अगर ये पूछा जाए किसके शासन काल में जो गैप है, मतलब एक 10 साल का जो गैप आने लगा है, जो अंतराल होने लगा है। जैसे 1872 में जनगणना स्टार्ट हुई, 1881 हो गया है, 1881 से 1891 हो गया है। तो पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुआ। उसके बाद 1881 में किसका शासनकाल था, वो था रिपन का। जो 1881 से जो शासनकाल था वो था 1881 में रिपन था। फिर 1891 में जनगणना हुआ, फिर 91 से 2001 में हुआ, फिर 2011 में। तो ये जो 10 साल का अंतराल है, ये लगातार जो अंतराल है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में ये जो लगातार अंतराल है, तो ये किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो गए कि सबसे पहले संपन्न हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर 10 साल का अंतराल पूछा जाए कि लगातार 10 साल का जो चलता रहा है, पहले ऐसा नहीं था कि, क्योंकि 1869 में जनगणना स्टार्ट हुआ है लॉर्ड मेयो के समय पर और 1872 में हुआ है। तो इसमें तो गैप तो ऐसा हुआ नहीं है। फिर 1881 में हुआ है, 1881 में हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, 3 साल गैप है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 72 से 81 हुआ है, तो 9 साल का गैप है। अब फिर ये जो गैप है, ये गैप सब सेम तो है नहीं, समानता तो है नहीं है कि 10 साल का अंतराल है। अब हमारा 3 साल का अंतराल हो गया, 9 साल का अंतराल हो गया है। इसलिए इसको क्या कहते हैं। और रिपन के समय पर क्या हुआ था, एक मैंने बोला पहले भी कि 81 में शुरू हुआ है, फिर 91 में, फिर 2001 में, फिर 2011 में। तो 10 साल का तुमने गैप देखा कि एक क्रम हो गया है, एक क्रम से चला आ रहा है। 10 साल का गैप है, 10 साल गैप है। तो इसका आंसर फिर हो जाएगा रिपन, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके दो क्वेश्चन तुमको समझ में आ गए। इसका आंसर तो हमने टिक मार दिया है कि लॉर्ड मेयो सही है। लॉर्ड रिपन जो लगातार 10 साल का गैप है उसके शासनकाल में हुआ था। 2011 अगर जनगणना पूछा जाए, जो 2011 की जनगणना है, ये अगर पूछा जाए जब से स्टार्ट हुआ है, 1872 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 15वीं जनगणना थी। और अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए, 1947 से पूछा जाए, तो 1951 से, तो ये 7वीं जनगणना थी। दो चीज़ क्लियर हो गए। उसके बाद 2011 की जनगणना में अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, वो था उत्तर प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे कम जनसंख्या थी वो कहाँ पर थी, तो वो सिक्किम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ये पूछ लिया जाए कि जो क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अग्रणी राज्य है। और पूछ लिया जाए कि सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, वो है गोवा का। गोवा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल है गोवा राज्य का। और जो 2011 की जो जनगणना होती, अगर पूछ लिया जाए, ये पेपर में आ चुका है और ये यूपी में आ चुका है कि जो इसमें रजिस्ट्रार थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो रजिस्ट्रार थे।
और लॉर्ड जो रिपन है इसके शासन क्या क्या हुआ था? स्थानीय बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त नहीं, जो स्थानीय है, स्थानीय जो स्वतंत्रता है वो मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सिंपल पूछो, जो ग्राम पंचायत है ये किसके शासनकाल में हुआ था? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था ग्राम पंचायत, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और ये लॉर्ड रिपन जो 1881 में क्या हुआ था, ये जो फैक्ट्री अधिनियम है, फैक्ट्री अधिनियम लाया गया था, ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चन हो गया और उससे जो ऑप्शन है उसको भी देखा गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? इसका नंबर सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुआ था। सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हुए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित बंदरगाहों में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो हम ये मतलब इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कहना कि हम मुक्त व्यापार आराम से कर सकते हैं, वो कौन सा बंदरगाह है? कोचीन केरल का है, जो तूतीकोरिन बंदरगाह बी नंबर सही हो जाएगा, कि चेन्नई सी नंबर सही हो जाएगा, कि कांडला डी नंबर सही हो जाएगा? कांडला डी नंबर सही हो जाएगा। देखते हैं, ये है भारत, कम सही बनते हुए लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। अच्छा, कांडला जो गुजरात में, गुजरात कहाँ है? इस जगह गुजरात स्थित है। अब जो कांडला है इसका नाम चेंज करके क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। एक ये क्वेश्चन बहुत मतलब ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं, इसलिए सॉल्व करवाए जा रहे हैं। दूसरा जो कोची है वो है केरल में, ये केरल है। अगर मुर्मुगोवा की बात करते हैं, मुर्मुगोवा गोवा में स्थित है, मुर्मुगोवा। और जो महाराष्ट्र में है, बम्बई में है, जो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो गया बंदरगाह। इसका भी नाम, दो बंदरगाह हैं जिसके नाम चेंज हो गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो गया था और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हो गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह वहीं है, कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। और कोलकाता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बंदरगाह से संबंधित और फैक्ट हो गए हैं। तुम्हारा देखो एक क्वेश्चन करवाया जाता है, एक तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था, लेकिन ऑप्शन तुम्हारे जो बंदरगाह हैं वो बंदरगाह तुम्हारे सब खत्म हो गए हैं कि ये कहाँ स्थित है, गुजरात में कौन सा है, बम्बई में कौन सा है, गोवा में कौन सा, चेन्नई जो तमिलनाडु में है उसमें दो हैं, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये सब सारे क्या हो गए हैं और बंदरगाह उनके साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए केवल हमको टिक नहीं मारना है, हमको टिक के साथ ये जो ऑप्शन दिए हैं उसको तोड़ना है, उसको समझना है। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदरगाह में कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो ये कांडला डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ए नंबर अंगद, कि बी नंबर सिद्धार्थ, कि सी नंबर रामतनु पांडे सही हो जाएगा, कि डी नंबर गुरु नानक सही हो जाएगा। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नाम हो जाएगा गुरु नानक ही नाम हो जाएगा। ऑप्शन देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन डाला हूँ कि तुमको मैं बता सकूँ कि ये अगर नाम पूछ ले। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ किसका नाम था? तो इसको गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे उनके नाम कई चेंज हुए थे। जो गोत्र नाम था, जो गोत्र नाम था वो था गौतम। गोत्र नाम गौतम बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध थे उनका गोत्र नाम था गौतम। फिर बचपन का नाम था सिद्धार्थ। फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गई तो उनका हो गया है बुद्ध। ठीक, तो क्या नाम था? गौतम बुद्ध। बुद्ध मतलब ज्ञान। जब ज्ञान की प्राप्त हो गई थी 29 साल में, तब उनका नाम बुद्ध पड़ा। पहले बुद्ध नहीं था। पहले क्या था? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले नाम था, जो गोत्र नाम था वो गौतम था। उसके बाद बचपन का नाम हो गया है सिद्धार्थ। फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ है, जब फिर बुद्ध हो गया था। तो ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है कि, और ये खासकर सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध थे उनके विषय में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। अच्छा, गुरु ये अंगद कौन है? ए नंबर, अगर ए नंबर पूछा जाए अंगद कौन है तो गुरु नानक। अच्छा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था?
ये 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किस सन में? 1469 पूछा जाए तो। अब कहाँ पर हुआ था? ये लरकाना जिला जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था। और इन्होंने 2 प्रथा चलाई थी, एक लंगर एक पंगर, 2 प्रथा गुरु नानक ने चलाई थी। उसके बाद अंगद आए। अंगद 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 ने क्या किया था? गुरुमुखी लिखी थी। गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा में है वो गुरुमुखी किसने लिखा था? अंगद ने लिखा था। सिद्धार्थ मैंने बता दिया, सिद्धार्थ के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बता दिया मैंने। अब बचता है सी नंबर, बचता है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे कौन थे? ये अकबर के शासन काल में थे। अकबर के शासन काल में थे रामतनु पांडे। और इनका नाम ओरिजिनल नाम था तानसेन। तानसेन तानसेन नाम था और ये वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, जो अकबर के शासनकाल में रहे थे और 9 रत्नों में से एक थे। जो अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे उनमें से एक थे रामतनु पांडे, मतलब तानसेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध सितार वादक से नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। की बी नंबर सही हो जाएगा उस्ताद अली खान। की सी नंबर सही हो जाएगा रवि शंकर। की डी नंबर सही हो जाएगा अमजद अली खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थे सरोद वादक। अमजद अली कौन थे? सरोद वादक। तो जो सरोद वादक थे ये अमजद अली थे। तो ये तीनों, जो ये 3 ऑप्शन हैं ए बी सी, ये एक सितार वादक थे, अमीर खुसरो और उस्ताद अली खान और रविशंकर। ये और डी नंबर ये नहीं थे, ये थे सरोद वादक। सरोद वादक, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री पर, कि 4 डिग्री पर, कि -4 डिग्री पर, कि 100 डिग्री पर? ये किस ताप पर अधिकतम होता है? किसका घनत्व पूछ रहा है, घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री पर हो जाएगा, बी नंबर सही है। 4 डिग्री बी नंबर सही है। अगर मैक्सिमम की बात करते हैं, जब टेम्परेचर वो जब पानी उबलने लगता है तो ये 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। और इसका मिनिमम होता है 0 से 100 डिग्री हो जाता है। ये मिनिमम होता है और ये मैक्सिमम होता है जब पानी उबलने लगता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है, 4 डिग्री। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार ए नंबर सही है एच.एस. वात्स्यायन। बी नंबर सही है महादेवी वर्मा। सी नंबर सही है सुमित्रा नंदन पंत। की डी नंबर सही है रामधारी सिंह दिनकर। कौन सही हो जाएगा? ए नंबर एच.एस. वात्स्यायन, बी नंबर महादेवी वर्मा और सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत और डी नंबर रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सुमित्रा नंदन पंत हैं और हिंदी में इनकी कृत है सुमित्रा नंदन पंत की, इसलिए बी सी नंबर सही हो जाएगा। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी शुरुआत कब होती है? 1965 में इसकी शुरुआत होती है, पूछा जाए। अगर वर्ष से पूछता है तो 1965 में इसकी शुरुआत होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसमें मिलता है, जो 23 भाषाएं होती हैं, पहले 22 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ दी गई है, वो इंग्लिश को जोड़ दिया गया है, अब 23 भाषाओं में ये पुरस्कार मिलता है। और ये पुरस्कार 23 भाषाओं में मिलता है। पहले 22 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ करके 23 भाषाओं में दिया जाने लगा है। और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो शंकर कुरूप को मिला था। शंकर कुरूप को मिला था मलयालम भाषा में। मलयालम, क्योंकि जो भाषा है वो 23 भाषाओं में मिलता है, इसलिए मलयालम भाषा में शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ये पुरस्कार 1968 में मिला था। 1968 में मिला था। और ये किस लिए मिला था? इनकी कृति का नाम था चितंबरा। चितंबरा इनकी कृति थी, जो
जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सुमित्रानंदन पंत। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी किया? ए नंबर सही हो जाएगा मौलवी अहमद शाह की कुंवर सिंह। बी नंबर सही हो जाएगा कि खान बहादुर खान। खान बहादुर खान हो जाएगा, इसमें खान बना लीजिएगा। और डी नंबर सही हो जाएगा विरजिश कादिर। डी नंबर सही हो जाएगा कि विरजिश कादिर। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा खान बहादुर खान। ये खान बहादुर खान बरेली से लड़े थे। कुंवर सिंह बात की जाए कुंवर सिंह की, ये बिहार से लड़े थे, बिहार से। और विरजिश कादिर ये लखनऊ बेगम हजरत महल जो लखनऊ से लड़ी थी उसका पुत्र विरजिश कादिर था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? खान बहादुर खान। और मौलवी अहमद खान की बात करते हैं, जो मौलवी अहमद शाह है ये नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का जो नेता था बरेली से, जो ये खान बहादुर खान। अच्छा, 1857 की बात करते हैं। 1857 में इसका सबसे पहले किसको फांसी हुई थी पूछा जाए? 1857 में मंगल पांडे को फांसी हुई थी। मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी हुई थी। और 1857 ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। जो मेरठ है उत्तर प्रदेश में स्थित है मेरठ, वहाँ से ये 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। और इसका जो एक जो चपटी और जो फूल है, चपटी एक रोटी है और कमल का जो फूल है, ये क्या हुआ था? एक योजना का काम कर रहा था कि एक चिन्ह था कि ये लोगों तक पहुंचाना कि 1857 क्रांति में शामिल हुई। ये एक चिन्ह था।